Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में अब आज से आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके पनेशा सीरीज 5.0। जो बच्चे पुराने बच्चे हैं जिनको पता है जीके पनेशा सीरीज में क्या होता है, वो अभी इस वीडियो को ये जो अगले 2 मिनट होंगे उसको आप स्किप कर सकते हो, सीधा हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 मिनट अभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है हम इस सीरीज़ में क्या कुछ कवर करने वाले हैं और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे, आपको एटलीस्ट आइडिया होगा है ना कि हम किस लेवल पे हमारी ट्राजेक्ट्री सेट होगी। राइट। तो अब ये जो सीरीज़ है ये आपका एस एस सी सी जी एल 25 टीयर 2, CHSL 25, CPO 25 और MTS 25 यानी कि एसएससी के जो भी एग्जामिनेशंस आपके आगे लाइंड अप हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बिकॉज अभी जो आपके एसएससी 2025 में कंडक्टेड एग्जाम्स हैं हम उनके क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और उसमें देखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बोले तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और बस उसका आंसर बता दिया हो गया काम खत्म ना, ऐसा नहीं है। हम उस टॉपिक को कवर करेंगे है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उसकी जड़ को मिटाना है। लाइक आपको अगर एक टॉपिक मिल गया और आप ये समझ लो कि मैंने अगर आपको कोई एक टॉपिक करा दिया है, दैट मीन्स आपको वहाँ से 101 क्वेश्चन आपके जो भी आ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे है ना। वो चीज़ आपको आगे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ठीक है। मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैंने ऑलमोस्ट आपके जितने भी एग्जामिनेशन क्रैक किए हुए हैं, रेलवेज, बैंकिंग, PSU से पहले मैंने डिफेंस के एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं। एंड वैसे मैंने, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मास्टर्स मैंने MSc किया है फिज़िक्स में। एंड यही थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशंस हैं। बाकी आप एक बार अगर मेरे पढ़ने के तरीके से अपने आप को सहज पाते हैं, देन आप इस सीरीज़ के साथ गो ऑन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। एंड ये जो सीरीज़ है हमारी, ये बहुत क्रिस्प होती है, टू द पॉइंट होती है, हम इधर उधर की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्लास के बीच में आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इस क्लास के स्टार्टिंग में और एंड में कुछ बातें बताऊंगा, आप प्लीज़ उनको फॉलो करिएगा। एंड ये फॉर श्योर है कि अगर आप इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपके, अगर आपके अभी 10 मार्क्स आ रहे हैं ना, मैंने देखा है कई बच्चों को 10 मार्क्स आ रहे होते हैं, 15 मार्क्स आ रहे होते हैं, तो आप एटलीस्ट 80% तक पहुँच जाओगे। कि मैं 80% इज़ अ वेरी गुड। राइट। ये पूरी कहानी है। एंड एक चीज़ और कि जब भी आप मेरी क्लास करने बैठें, अपने पास में एक पेन ले लो और एक पेपर ले लो, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि ये मैं बाद में रिवाइज करूँगा, आप उसको अपने पेपर पे नोट डाउन करिए। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ तो मैं बिलीव नहीं रखता हूँ कि आपको मैं PDF दूंगा, PDF से आप पढ़ लोगे और आपको लग रहा है कि आप PDF देखोगे सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा। उससे होना जाना कुछ नहीं है। आप वीडियोस को पॉज करिए बीच में, अपने जो भी पॉइंटर्स हैं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए। वही आपको बेनिफिशियल होगा और उसके लिए आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। अगर एक बार हाथ के नीचे से चीज़ जाती है ना, तो उसको आप 2 बार देखोगे, उसके बाद वो दिमाग में स्टक हो जाएगी। और हमारा पढ़ाने का तरीका भी यही होता है कि आपके दिमाग में सब कुछ फीड हो जाए है ना। ये रट्टाफिकेशन ज़्यादा हम नहीं कर रहे होते हैं जीके में भी, है ना। तो प्लस पॉइंट है अपना। खैर, आज सेशन 1 है, स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिएगा। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं मैं अगली वाली क्लास में लूँगा। आपका कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, डू नॉट थिंक कि यूट्यूब की क्लास है इट मीन्स आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, जो पनेशिया का अ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ढूंढ लीजिएगा लिंक कहीं से, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ये चैनल डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं तो मिलेगी, है ना। ऐसे बार बार नहीं बताऊंगा। तो वो वहाँ से आप ढूंढिएगा, ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपके कोई डाउट्स है वहाँ डिस्कस करिए। अगर नहीं समझ आता है यहाँ पे भी आप कमेंट करोगे तो मैं उसको पिक कर लूँगा अगली या उसकी अगली वीडियो में, ठीक है। समझ में आती है इतनी सी बात। क्वेश्चंस हमारे सारे बाइलिंगुअल होने वाले हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। राइट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा इसमें हम कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो CHD आपका हो चुका है, स्टेनो हो चुका है, सिलेक्शन पोस्ट हो चुका है ना। तो इनसे रिलेटेड जितने भी यहाँ टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेन हमारा यहाँ पे टारगेट होगा कि हम उस टॉपिक को ही जड़ से मिटा दें, ठीक है। चलिए। खैर, यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आदित्य L1 मिशन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो अभी एडिकिटी पैट, मतलब एडिकिटी ने तो क्वेश्चन सेट नहीं किया है, बट एडिकिटी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है SSC का, अभी जो रिसेंट क्वेश्चंस का ट्रेंड है उसमें ये स्पेस मिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। स्पेस मिशंस। तो हम अब सबसे पहले स्पेस मिशन में, अगर हमारे सामने आदित्य L1 मिशन आया है तो हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम यहाँ से कवर कर लेंगे।
अब देखो पहले क्या होता था ना कि कोई भी मिशन है तो उसका ईयर पूछ लिया, डेट्स पूछ ली उससे रिलेटेड, बट अब जो है आपका एग्जामिनेशन में आप देखोगे ये पेलोड के बारे में पूछने लग रहा है, स्टेटमेंट ये सही है नहीं है, कितने पेलोड गए, क्या गया। तो हमें अब पूरा डिटेल में ही अच्छे से देखना होगा कि बेसिकली आदित्य L1 मिशन क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। लेट से अगर मैं बात करूं कि सन, अगर हम देखें तो सन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सन में जो सबसे अंदर होता है जहाँ पे फिजन रिएक्शन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं उसका कोर। उसके बाद आता है आपका रेडियो एक्टिव जोन जो इसके बाहर होता है, ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव जोन। फिर आता है कन्वेक्शन जोन। याद रखिएगा जो सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है हम उसको बोलते हैं कोरोना, और जो सन की इनर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस टेक होती है, चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं कोर। एंड जो कोरोना के नीचे होता है उसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, और क्रोमोस्फेयर के बाद आपका होता है फोटोस्फेयर। ठीक है, ये मेरे को सन के बारे में बेसिक सी नॉलेज मिली। अब ध्यान से समझते जाइएगा, आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो सन है ये, और आप देखोगे ये जो सन है, सन के अराउंड चक्कर कौन लगाती है भाई? अर्थ लगाती है सन के अराउंड। ये अर्थ यहाँ पे क्या करेगी? रिवॉल्यूशन करेगी, है ना। और अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही होगी, है ना। रोटेट करते करते यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन करेगी। यहाँ पे ये जो मून है वो अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं कई सारी चीज़ों की बात करूंगा, लैग्रेंज पॉइंट की बात करूंगा, तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले ये जो हमने नाम रखा है ना आदित्य L1 मिशन, आदित्य हो गया सूरज, L1 बोले तो L1 का क्या मतलब है ना। L1 क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट होते हैं हमारे। अगर हम अर्थ और सन के बीच की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में घुसना चाहिए कि भाई लैग्रेंज पॉइंट होते क्या है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं, जैसे ये जो स्पेस है, कहाँ समझाऊँ, यहाँ लेते हैं। मैंने बोला ये स्पेस है, ये खाली सा स्पेस है ना भाई। अगर मैं बोलता हूँ भाई एक स्पेस है, तो ये पूरा खाली पड़ा है, 3D स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आपको पता है यहाँ बीच में तो सन लटका हुआ है, और इसके आसपास इस तरीके से अर्थ यहाँ रिवॉल्यूशन कर रही है, और इस अर्थ के पास मतलब ये पूरा हमारा एक सोलर सिस्टम है, ये बीच में लटका हुआ है। अब आप समझिए बीच में क्यों लटका है, क्योंकि यहाँ पे सन से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगी भाई। अर्थ की भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की सन की जो है वो मैग्नेटिक फोर्सेस भी काम कर रही हैं। अर्थ अगर यहाँ पे राउंड भी घूम रही है तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही होगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। तो एक कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं इस पूरे सोलर सिस्टम में। अगर हम अर्थ और सन की बात करें, हमारे यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? सन के अराउंड जब अर्थ घूम रही होती है ना, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, जितने भी फोर्सेस हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं। ठीक है, जब ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेती हैं तो कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? जैसे मैंने बोला ये सन के आसपास, ये हटा देता हूँ यहाँ से। देखो सन के आसपास यहाँ अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्यूशन लगा रही है। तो इन फोर्सेस में कहीं ना कहीं क्या होता है, बैलेंस हो जाता है किसी पॉइंट पे। तो जिन जिन पॉइंट पे ये सारी फोर्सेस बैलेंस होती हैं, अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इसका पुल ज़्यादा होगा, यहाँ पे इसका पुल ज़्यादा होगा फोर्सेस में। तो अगर हमें कोई सैटेलाइट, अगर हमें मतलब उसमें फ्यूल हमें ज़्यादा नहीं लगाना कि, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के लिए सैटेलाइट छोड़ रहे होते हैं, अगर हमें कोई यहाँ ऑब्जर्वेटरी भी बनानी है स्पेस में कहीं, तो क्या हम ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ पे फोर्सेस का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हम ऐसे पॉइंट तलाशते हैं जहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हों। और अगर मुझे इस ऑर्बिट, अब देखो ये जो L1 है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं पॉइंट के आसपास ना एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। फिर क्या बनता है? 3D ऑर्बिट्स बनती हैं। इन 3D ऑर्बिट्स को बोला जाता है हेलो ऑर्बिट्स। ठीक है, ध्यान देना। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? ये एक स्पेस में पॉइंट है, बट इस पॉइंट के आसपास एक मल्टी डायमेंशनल, बेसिकली 3 डायमेंशनल स्पेस बनता है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये जो गोला बना हुआ है, इसमें इस पॉइंट के आसपास एक ऑर्बिट बन जाएगी। और इस ऑर्बिट के अंदर आप यदि कोई भी चीज़ रखोगे ना तो वो काम करती रहेगी विदाउट एनी एक्सेसिव फ्यूल। उसको बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। बात समझ में आ गई? जब भी मैं बोलूँगा लैग्रेंज पॉइंट, आपसे क्वेश्चन में अगर लैग्रेंज पॉइंट पूछा जाता है, उसका मतलब है वो स्पेस में एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। ठीक है, बट जब भी हेलो ऑर्बिट बोला जाएगा, तो हेलो ऑर्बिट कैसी होती है? इट इज़ अ 3D ऑर्बिट। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मतलब अगर आ गया ना, और आप अगर ये करके मतलब ये
अगर ये क्वेश्चन आना हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर रिपीट होता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएं डिटेल में, बट ये कोई पढ़ के नहीं जाता है ना, बिकॉज बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस चीज़ की। तो याद रखिए, जो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं वो तो पॉइंट्स हैं, बट इन पॉइंट्स के आसपास का भी एक एरिया बनता है 3D में, ऑर्बिट बनती है बेसिकली, जिनको हम हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। और इन्हीं हेलो ऑर्बिट के अंदर जब हम किसी भी ऑब्जर्वेटरी, कोई भी हमें सैटेलाइट भेजनी है, कोई हमें स्टडी करनी है सन की, तो जो भी हम चीज़ें भेजेंगे ना, इन पॉइंट्स में, इन ऑर्बिट के अंदर भेजेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब देखो, ये जो पॉइंट है ना लैग्रेंज पॉइंट, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कितने आइडेंटिफाई किए हैं? टोटल हमने 5 लैग्रेंज पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं। जब ये अर्थ इस सन का रेवोल्यूशन लगा रही है, तो 4 पॉइंट तो यहाँ आते हैं, एक पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना आप, ये जो L2 पॉइंट है वो सबसे आउटर है। इसके बाद में ये अर्थ है ना, ये अर्थ यहाँ भी होगी, कभी यहाँ भी होगी, कभी ये अर्थ यहाँ भी होगी, कभी यहाँ भी होगी, कभी यहाँ भी होगी, है ना, क्योंकि ये तो पूरा रेवोल्यूशन लगाना है भाई अर्थ को सन के आसपास। अच्छा जी। अब ये है L1 पॉइंट, ठीक है, ये है L3 पॉइंट। याद रखिएगा, ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना थोड़ा सा, हाँ। इस स्ट्रेट लाइन में तो होते हैं आपके 3 पॉइंट। कौन कौन से होते हैं? L1, L3, और इधर सबसे लास्ट में अर्थ के पीछे आता है। याद रखना, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कभी आए ऐसा कि अर्थ के पीछे कौन सा बनता है, या फिर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा पॉइंट है जो दूर है, वो है L2। L2 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम सुना होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप, है ना, जो कि सन में क्या हो रहा है उसका मतलब सन के टेम्परेचर वगैरह को देखता है, इसके स्ट्रक्चर को देखता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने यहाँ पे डाला था? नासा ने, है ना। किसका है ये? नासा का है। अच्छा जी। तो ये L2 पॉइंट पे रखा हुआ है, L2 में जो हेलो ऑर्बिट है उसके अंदर रखा हुआ है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा जी। अब क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये हो गया L3 पॉइंट, और यहाँ पे सबसे पास में जो है वो L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट से हमें देखो सन यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है ना, बात समझ रहे हो, सीधा दिख रहा है मेरे को सन। लेकिन जब मैं बात करूंगा L2 पॉइंट की, उसमें कहीं ना कहीं अर्थ हिंड्रेंस बनेगी ना, जब भी अर्थ इस जगह आएगी तो L2 पॉइंट से अगर हमें देखो, हमें यहाँ पे सन को देखना है मेनली। मेरा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि मेरे को सन को स्टडी करने का है, क्योंकि अगर सन को स्टडी करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भैया सन से फ्लेयर्स भी निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर जो है अर्थ का वो भी सन से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है कि मुझे सन को स्टडी करना है। लेकिन भाई अगर मैं L2 पे डाल दूंगा ना कोई भी सैटेलाइट को, तो वो कुछ टाइम के लिए उसको अर्थ की वजह से डिस्टर्बेंस आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। L4 पे डालूंगा तो डिस्टर्बेंस आएगा, L5 पे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, L3 पे भी डिस्टर्बेंस आएगा। बट जब मैं L1 पे कोई चीज़ डालूंगा ना, कोई भी सैटेलाइट डालूंगा, मुझे सीधा का सीधा जो है सन को दिख रहा है मेरे को, है ना, एक्सेस है। तो इसलिए हमने, इंडिया ने जो अपनी सैटेलाइट भेजी है, ये जो आदित्य में L1 मिशन अपना किया है, वो L1 पे ही क्यों किया, उसका रीज़न आपको समझ में आ गया अभी? अच्छा, ये मैं क्यों इतनी जानकारी दे रहा हूँ, बिकॉज यार अब देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी। एक और यहाँ पे बात आप याद रख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स है ना, L5, L3, L4, ये काफ़ी अनस्टेबल है ना। ये स्टेबल नहीं है, काफ़ी अनस्टेबल पॉइंट्स इनको बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है ये किसकी ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, और जब हमारी अर्थ यहाँ रिवॉल्यूशन करेगी तो इसकी ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, इसलिए अनस्टेबल पॉइंट्स बोले जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। जो भी हमने अभी तक डाला है वो या तो L1 पे डाला गया है या L2 पे। अच्छा जी। सबसे इंपॉर्टेंट सन को लेकर के दो दो टेलीस्कोप पड़े हैं, एक जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि पड़ा है L2 पे, और L1 पे अपना पड़ा है ये सोहो टेलीस्कोप, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है यार, सोहो टेलीस्कोप, राइट। ये भी किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। अच्छा, नासा और ईसा दोनों ने मिलके भेजा था ये याद रखना। नासा अमेरिका का, ये से अपना उसका, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोलते हैं ये से, है ना। अच्छा, अब आपको ये क्लैरिटी आ गई कि भैया हमने L1 पे क्यों भेजा, आपको ये लैग्रेंज पॉइंट भी समझ में आ गए। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, एक कि ये जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस पता है ना कितनी है? ये 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। तो अर्थ से जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है ना, इसकी दूरी कितनी है? अर्थ से लैग्रेंज पॉइंट L1 है ना, उसकी दूरी है 1.5 मिलियन। याद रखना, ये कैसे? 150 मिलियन किलोमीटर तो सन ही दूर है। तो अर्थ से जब हम सन की तरफ चलेंगे ना, तो हमें 1.5 मिलियन किलोमीटर बाद मिल जाएगा L1 पॉइंट, ठीक है। चलिए।
तो अब हम एक बार यहाँ पे अपने आदित्य एल वन मिशन की बात करते हैं, इसकी कहानी कैसे शुरू हुई। देखो, आदित्य एल वन मिशन कब यहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा डेट, कि ये 2 सितंबर 2023 में स्टार्ट किया गया, ठीक है, लॉन्च किया गया था बेसिकली। और यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट था अपने आदित्य एल वन मिशन का, वो अपनी हेलो ऑर्बिट में कौन सी डेट को मतलब जाके प्लेस हो गया था, आप समझ पा रहे हैं। तो ये प्लेस हुआ था 6 जनवरी 2024 को, ठीक है, 6 जनवरी 2024 यानी 2024। अच्छा, अब याद रखिएगा, मैं बोलूँगा कि ये जो हमारा ये सैटेलाइट है बेसिकली, या स्पेसक्राफ्ट है हमारा, ये स्पेसक्राफ्ट हमने क्या लैग्रेंज पॉइंट एल1 पे डाला। तो याद रखना, अगर कहीं भी आपको ये स्टेटमेंट मिल जाता है ना कि लैग्रेंज पॉइंट पे डाल दिया हमने, लैग्रेंज पॉइंट पे डाला है, तो बिल्कुल गलत है। लैग्रेंज पॉइंट पे आप कैसे डाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पे कोई 3D स्ट्रक्चर जाएगा ही नहीं। आप कहाँ डालोगे, हेलो ऑर्बिट में, है ना, हेलो ऑर्बिट ऑफ लैग्रेंज पॉइंट एल1। आप समझ रहे हैं। तो ऐसी ही चीज़ें याद रखिएगा, बहुत छोटी हैं लेकिन काफ़ी डाउट क्रिएट करती हैं। अच्छा जी, 6 जन 2024 में हो गया। एक बात और याद रखना कि इसका जो कौन से PSLV से इसको लॉन्च किया गया था, तो आदित्य एल1 को लॉन्च किया गया था PSLV, कौन सा था, C57, यस, PSLV C57 से किया गया था। और कौन से स्पेस स्टेशन से, तो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से इसको जो है लॉन्च किया गया था। हम्म। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे जो अर्थ होती है ना, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लैग्रेंज पॉइंट एल1 है, ये इसकी हेलो ऑर्बिट होगी, है ना, जहाँ पर कि हमें ज़्यादा फ्यूल नहीं लगेगा और हमें सीधा सन का व्यू मिलेगा। अब अगर मुझे इस अर्थ से भेजना है अपना स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे, तो क्या हम ऐसा भेज दें, ये जैसे कि ये है, ये दूरी है, ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर की, है ना, 1.5 मिलियन किलोमीटर। अब मैं अगर आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि आपने, आपको ना इतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी मैंने आपको दे दी है, और आपके सामने एक स्टेटमेंट आपको दिख गया कि जो डिस्टेंस ट्रैवल की है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट, आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट इज अबाउट इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर, या फिर सीधा इज 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? भैया, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट मिल जाए ना, तो उसको आप बिल्कुल काट दीजिए। क्यों काटोगे? आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पता है तो देता हूँ। जब भी हम अर्थ से कोई भी स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, है ना, कोई भी रॉकेट भेजते हैं, तो वो क्या सीधा थोड़ी चला जाता है? ऐसे नहीं जाता, पहले हमें अर्थ की ऑर्बिट छोड़नी होगी ना। भाई, अर्थ भी तो ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो इस तरीके से ऐसे आता है भाई, ऐसे आएगा जब ये अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ देगा ना, मतलब जब ये अर्थ की ऑर्बिट से बाहर जा रहा होगा। अरे यार, ये स्पाइरल क्यों बन गया, एक सेकंड, ये तो गलत हो गया ना। ऐसा जाता है, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। क्योंकि हमें पीछे ज़्यादा नहीं जाना है ना, इसलिए स्पाइरल नहीं बनता। जैसे अब यहाँ पे सपोज यहाँ से उसको जो है गति मिल गई, अब वो यहाँ से ऐसा करके जाता है। अब बेसिकली अगर मैं एल1 मिशन की बात करूँ, तो उसका जो क्रूज फेस है वो कुछ इस तरीके से रहा है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। अब मेरे को इस ऑर्बिट में इंसर्ट होना है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ अगर पहुँच गया मेरा, तो मैं सीधा अपना इधर घुसा दूंगा तो वो ऑर्बिट के अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता। ये इस तरीके से जो क्रूज फेस है, इसको हम बोलते हैं क्रूज फेस, है ना। तो जो क्रूज फेज रहा है आपके आदित्य एल1 ये स्पेसक्राफ्ट का, उस तरीके से रहा है, ऐसा आया फिर यहाँ से इंसर्ट हो गया ना, ये कहानी है। तो क्या ये डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर है क्या? बिल्कुल नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए गलत हो गया ये स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जब बहुत फंसाएगा, तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एटलीस्ट हम सारी की सारी चीज़ों को देख करके चलें, है ना। अच्छा जी, अब हम ये स्पेसक्राफ्ट इतना क्यों भेज रहे हैं भाई, इतनी मगजमारी करने का क्या नीड है हमारे को, तो समझते हैं, उसका जवाब यहाँ मिलेगा। अब देखो, ये सन है, जो भी हमारी अर्थ में लाइफ है वो सन की वजह से है ना, समझती इतनी सी बात मेरे को। मैंने कहा यार, कोर है ना जो इसका सन का, इसमें टेम्परेचर हाईएस्ट है। और जो फोटोस्फेयर होता है इसका, क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, इधर का जो टेम्परेचर है, ये बेसिकली जो फोटोस्फेयर है यहाँ का टेम्परेचर होता है मिनिमम, है ना जी। क्या होता है, ये मिनिमम होता है, ये होता है मैक्सिमम। लेकिन जो ये कोरोना वाला सरफेस है ना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है।
यहाँ पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज्ड मिलता है। तो इसी फेनोमेना को पता लगाना है हमें, जो अर्थ से सॉरी जो सन से जितने भी हमें मैग्नेटिक फील्ड्स मिल रही हैं, पार्टिकल्स मिल रहे हैं, उसको स्टडी किया जाएगा। और उससे हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भैया ये कोरोना इतना गर्म क्यों होता जा रहा है, जो इसका आउटर सरफेस है। कि भाई अगर जो सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं या फिर जो सीएमई बन रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई ये कोरोना गर्म ही होता जा रहा है ना। तो हमें इसकी स्टडी करनी है। और हाँ, मेजरली क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है वो किसकी स्टडी करेगा, सन के कौन से पार्ट की। तो कोरोना को स्टडी करेगा, क्रोमोस्फेयर को स्टडी करेगा और फोटोस्फेयर को, है ना। मेजरली जो स्टडी करने गया है वो कोरोना को गया है। और हमने जो पूरे टोटल पेलोड्स भेजे हैं उनका काम है कि वो इन तीनों लेयर्स की स्टडी करें सन के। कौन कौन सी लेयर को करेगा, कोरोना को, उसके नीचे क्रोमोस्फेयर को और उसके नीचे फोटोस्फेयर को, ठीक है। हाँ जी। और चूंकि ये पता है आपको कोरोना गर्म हो रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं सीएमई। अब मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया था यहाँ सीएमई, आई नो कि बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा ये सीएमई क्या बोला है भाई। इसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस, है ना। इजेक्शंस। तो बेसिकली जब ये गर्म हो रहा है ना सरफेस, तो यहाँ से कुछ कुछ इजेक्शंस हो रहे हैं यार। जब यहाँ से इजेक्शंस हो रहे हैं, फ्लेयर्स निकल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो पूरा स्पेस का टेम्परेचर ये गड़बड़ा रहा है। और इसका सीधा सा इफेक्ट हमारी अर्थ पे भी पड़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम इसकी स्टडी भी करने के लिए हमने भेजा है मेजरली कि भैया ये कोरोनल मास इजेक्शंस क्यों हो रहे हैं, है ना। कोरोना का हीटिंग मैकेनिज्म क्या है। और इसके अलावा ये सीएमई जो बन रही है ना, इसका डेवलपमेंट क्या है, यानी ये किस तरीके क्यों बनती है, ये डेवलप क्यों होती है, इसका रीज़न पता चलेगा हमें। एंड इसका जो डायनामिक्स है ना, ओरिजिन है, वो भी यहाँ पे समझने के लिए इसका डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स समझते हो ना, किस तरीके से बन रही है, क्या इसका रीज़न है, किन कंडीशंस की वजह से ये ज़्यादा सीएमई यहाँ से इजेक्ट होता है, किन कंडीशंस से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, जो भी ऐसी कहानी है। ताकि हम एक तरीके से अपनी अर्थ के वेदर का जो भी स्पेस वेदर होता है, बेसिकली अर्थ का क्या ही है, जो स्पेस वेदर भाई सन एक तरीके से क्या कर रहा है, स्पेस वेदर को ही तो कंट्रोल कर रहा है। तो स्पेस वेदर की हम स्टडी करने का जो एक मतलब बेसिकली एक मोटो है इस आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट का, वो एक ये भी है कि हम स्पेस वेदर की स्टडी कर पाएँ, ठीक है। या फिर जो स्पेस वेदर है वो किन वजहों से अफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको धीरे धीरे करके ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भाई समझने में भैया क्या क्या चीज़ें, आई थिंक कि अब इससे ज़्यादा रटना तो नहीं पड़ेगा। ये आज पढ़ लो, उसके बाद बस दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करके आ जाओगे इससे रिलेटेड। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार चलो हमें ये सब स्टडी तो करना है, हमने अपना स्पेस क्राफ्ट भी भेज दिया। लेकिन भाई मेरे ये तो बताओ, हाँ ये देखो यार, ये है अर्थ बाउंड मैन्योवर जो मैं आपको समझा रहा था ना। हाँ देखो, ये है, ये देखो मैंने जो आपको बताया था ना फिगर, जैसे इस तरीके से आपका ये गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, इससे गया, इससे गया, इससे गया, फिर यहाँ से ये निकल गया L1 की तरफ, है ना। समझ गए। तो मैंने देखो यार ये फिगर भी डाले हुए हैं, हमारे कंटेंट राइटर टीम हमारी यार बहुत ज़बरदस्त है। हम्म। चलिए, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और समझते हैं। देखो कि हम अब स्पेस क्राफ्ट तो हमने भेज दिया, अब उसमें ऐसा क्या है कि भैया हम कैसे स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भैया आप स्टडी कैसे करोगे, आपने जो अपनी डिटेक्टर्स भेजे हैं, जो आपने डिटेक्टर्स भेजे हैं वो किस तरीके से आप कोरोना जो कोरोना की यहाँ पे लेयर है उसको स्टडी करोगे, फोटोस्फेयर को स्टडी करोगे भैया, किन चीज़ों की मदद से। तो हमने कुछ जो अपने भेजे हैं डिटेक्टर्स, वो तीन चीज़ों पर बेस्ड हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर भेजे हैं हमने भैया। कुछ हमने भेजे हैं इसमें अपने ये, अरे, पार्टिकल फील्ड डिटेक्टर, पार्टिकल फील्ड डिटेक्टर हो गए, है ना। और तीसरा टाइप है आपका इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, पार्टिकल हो गया, और यार ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड। इन तीन तरीके के हमने डिटेक्टर भेजे हैं। और बेसिकली ये डिटेक्टर्स क्या हैं, पेलोड के फॉर्म में भेजे गए हैं भाई, है ना। स्पेसक्राफ्ट है, इसके अंदर हमने पेलोड रखे हैं। कितने टोटल पेलोड भेजे भाई हमने, हमने टोटल 7 पेलोड भेजे हैं। अब यहाँ से देखो कहानी, हमने 7 पेलोड भेजे हैं, दो तरीके के भेजे हैं। एक तो है हमारे रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं हमारे। दूसरे टाइप के हैं अपने इन सीतू पेलोड्स, इन सीतू पेलोड्स। अच्छा जी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या करेंगे, पहले तो ये समझ लो कौन कौन से हैं, है ना। पहले मैं ये बताता हूँ, फिर आपको इनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, चिंता मत करिए।
रिमोट सेंसिंग है हमारे पास में 4 और इन सीतु हैं 3। ठीक है, सीतु हैं 3, रिमोट सेंसिंग है 4। इसमें सबसे पहला हो जाता है आपका वेल्स। ठीक है, हमारे पास में वेल्स, फुल फॉर्म बता दूं क्या? फुल फॉर्म लिख लो यार, ये अगर आ जाए तो। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। कोरोनोग्राफ, राइट। यार मैं इसको एक किसी जगह लिख ही देता हूँ अच्छे से, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड का टाइम दो, अभी आपको फटाक से मैं लिखा हुआ दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे ये सारे लिख दिए हैं जो हमारे ये पेलोड्स हैं, ठीक है। ये हमारे हैं पेलोड्स, बात को समझिएगा ध्यान से। हमने टोटल कितने पेलोड्स डाले? 7 पेलोड डाले इस एयरक्राफ्ट में, सॉरी स्पेस क्राफ्ट में। और यहाँ पर ये जो 4 हैं, ये जो 4 आपके पेलोड्स हैं, ये तो हो गए रिमोट सेंसिंग पेलोड। रिमोट सेंसिंग पेलोड। अब देखो, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? दूर बैठ के ही सेंस कर रहे हैं। और हमने किसको सेंस करने के लिए भेजा है, किसकी स्टडी करने के लिए भेजा है? सन की। तो एक बात समझो यार यहाँ पे। अरे यार, ये फिगर भी ऐसा हो गया, ये भी हो गया। देखो, अब अगर कैसे समझाऊं, ये सन है, ठीक है। यहाँ पे आपका L1 पॉइंट है, और यहाँ पे लेट से आपकी अर्थ है। हम्म अब ये जो हमारा स्पेसक्राफ्ट इसकी ऑर्बिट में आके, हेलो ऑर्बिट में आके बैठ गया है। अब ये जो रिमोट सेंसिंग यहाँ पे इसके पेलोड्स हैं, वो तो क्या करेंगे? सन की स्टडी करेंगे। बात समझिएगा ध्यान से। क्या करेंगे? ये जो 4 आपके पेलोड्स हैं जो रिमोट सेंसिंग वाले हैं, वो दूर बैठ कर के सेंस करेंगे कि सन में क्या, यहाँ पे जो भी हमें सन की एक्सरे कर, अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, बट आप ये समझिए कि ये 4 मिलके क्या करेंगे? सन को स्टडी करेंगे। और जो बाकी के 3 हैं, वो इस लैग्रेंज पॉइंट, ये जो L1 है ना, इस L1 में ही स्टडी करेंगे कि इस L1 के आसपास क्या टेम्परेचर है भाई, इस L1 के आसपास क्या प्रोटॉन्स हैं, क्या आइंस बन रहे हैं, है ना। मतलब कुल मिला के क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है L1 के पास में, क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो 4 पेलोड हैं आपके रिमोट सेंसिंग वाले, वो सन के लिए हैं। जो 3 हैं वो इस लैग्रेंज पॉइंट L1 के लिए हैं। अब समझ में आ रहा है लैग्रेंज पॉइंट समझाना क्यों भी जरूरी था? चलिए। कहाँ कहाँ लिख, ओके। तो हमने ये समझ लिया कि भाई ये तो है रिमोट सेंसिंग, और ये 3 है मेरे इन सीतु। को मैं क्या बोलूँगा? इन सीतु, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं? इन सीतु काम कर रहे हैं अभी। इन सीतु पेलोड्स। अच्छा, अब ये जो 4 पेलोड हैं, पहला है वेल्सी। वेल्सी का मतलब होता है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। अब इसका नाम क्या है? कोरोनोग्राफ। सीधी सी बात मेरे को समझ में आ गई कि जो सन की कोरोना वाली लेयर है, उसकी यहाँ पर ये क्या करेगा? इमेजिंग करेगा। और ये एक स्पेक्ट्रोस्कोप है, तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमेजिंग का काम है इसका। क्या काम है? इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पेन ऐसा क्यों चल रहा है? हम्म हम्म हम्म, अरे क्या हो गया इसको? हाँ, ये है इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसकी करेगा भैया? कोरोना वाली जो ये है लेयर है सन की, उसको ये स्टडी करेगा। अच्छा जी, सूट का मतलब क्या है? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो ये बेसिकली क्या करेगा? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग करेगा। इसका मतलब क्या है? जो कोरोना के नीचे वाली लेयर्स हैं, यानी कि फोटोस्फेयर होगा इसके नीचे। भाई, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर होगा ना, अभी मैंने दिखाया था। और कौन सा होगा? क्रोमोस्फेयर होगा। भैया, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर को कौन स्टडी कर रहा होगा यहाँ पे? सूट। सूट क्या है? ये इमेजिंग करता है, नैरो इमेजिंग भी करेगा और ब्रॉड इमेजिंग भी करेगा। ठीक है। फिर हम आ गए भैया सोलेक्सिस पे। सोलेक्सिस होता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। इसके नाम में ही जो है पूरी कहानी छुपी है। ये एक्सरे करेगा। अब भैया कैसा एक्सरे करेगा? तो ये सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये कैसा करेगा भाई? सॉफ्ट एक्सरे करेगा। सॉफ्ट एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे समझते हो क्या होता है? ज़्यादा तो मैं आपको फिजिक्स में लेके नहीं जाऊंगा इसमें, बस इतना समझ लो कि सॉफ्ट एक्सरे का मतलब है जो भी आपका थर्मल एक्सरे होगा, वो कौन करेगा? सोलेक्सिस करेगा। बट जब हम हीलियोस पे आएंगे, हीलियोस क्या है? हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम चुपचाप से, पता है, हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे भी कर सकते थे, लेकिन हमने L1 क्यों बीच में डाल दिया? ताकि इसका नाम शॉर्ट में हीलियोस हो जाए, है ना, हीलियोस ऐसा। बट ठीक है, ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। तो ये क्या है? ये है आपका एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। हार्ड एक्सरे का मतलब समझते हो? जो थर्मल नहीं है ना, ये एक्सरे क्या करेगा? जो इसकी नॉन थर्मल एनर्जीज है ना, उनको भी यहाँ पर ये स्टडी करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा।
इसका काम क्या है, नॉन थर्मल है ये, नॉन थर्मल। ठीक, चलिए भाई, चार समझ में आ गए, ये तो थे सन से रिलेटेड। अब बाकी के जो इन सीतू वाले हैं वो कहाँ पे घूम रहे हैं भैया, वो इन सीतू कर रहे हैं L1 पे जो भी काम हो रहा होगा। सबसे पहले आता है इसका एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी प्रोटॉन्स, मतलब जो भी प्रोटॉन्स निकल के आ रहे हैं ना हमारे सन से, प्रोटॉन्स आइंस वगैरह निकल के आएंगे, उन आइंस की ट्राजेक्टरी को यहाँ पे एनालाइज करेगा। ठीक है, कि हैवियर आइंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, शॉर्टर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है एस्पेक्ट्स का काम। पापा, पापा क्या है भाई, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है, इसका क्या काम होगा भैया, ये मतलब ये बेसिकली प्रोटॉन्स को करेगा, ये प्लाज्मा को करेगा। बात समझ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं दोनों। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा हमें, मतलब आपको यहाँ तक की कहानी कर लोगे आप, यूपीएससी क्वेश्चंस भी कराओगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, फिर है एडवांस्ड। अब इसका कोई शॉर्ट फॉर्म ठीक ठाक नहीं बना तो इसको ऐसे ही बोल दिया गया। ये एडवांस्ड ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर है, इसका काम है जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी फॉर्म हो रही है ना यहाँ L1 पॉइंट पे, उनको स्टडी करना। बी एक्स बी वाई और बी जेड, यानी देखो, अब देखो यहीं पे ये बात आ गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी भाई, बी एक्स बी वाई बी जेड। ये क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सेस पे करना है। अगर एक्स वाई जी एक्सेस है यानी कि 3D डायमेंशन में, यानी कि ये कहाँ घूम रहा होगा भैया, इसकी हेलो ऑर्बिट में। ये क्या करेगा, हेलो ऑर्बिट में L1 की घूमता रहेगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करता रहेगा। मैग्नेटोमीटर, समझ गए पूरी कहानी को। तो इसलिए थोड़ी सी बातें मैं मुझे आपको समझानी पड़ी यहाँ पे। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपकी लाइफ में, आप उसको यूं निपटा दोगे। आदित्य एल वन मिशन से रिलेटेड है ना, पूरा ज्ञान आपको मिल चुका है। चलो थोड़ा सा ज्ञान और दे देता हूँ। ये तो हो गया आपका साइंटिफिक ज्ञान, अब थोड़ा सा हम जीके के ज्ञान की वर्षा करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इसरो। ओके, इसरो के बारे में ही सबसे पहले बात करते हैं। इसरो कब कब ये मतलब फॉर्म हुआ था, है ना। तो ये फॉर्म हुआ था आपका 15 अगस्त, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है। अच्छा जी, इसरो से पहले इसका नाम हुआ करता था इनकोस्पार, इनकोस्पार। और ये इनकोस्पार मतलब बेसिकली अगर हम पूछते हैं कि इसरो का जो फाउंडिंग है, जब मेजर मतलब स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई है, तो 1962 से हुई थी। 1962 से 69 तक तो रहा ही इनकोस्पार, उसके बाद में 69 में बन गया था इसरो, है ना। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है भैया इसके हेडक्वार्टर। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है ना, बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में है। अच्छा जी, और क्या याद रखोगे इसके चेयरमैन, भैया इसरो के चेयरमैन कौन है अभी। इसरो के चेयरमैन हैं नारायणन हैं, कोई पूरा नाम मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट नारायणन जी हैं, है ना। आई गेस वी नार, जो भी नाम है एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसरो के कितने यहाँ पे स्पेस पोर्ट हैं, यानी कि कितने यहाँ पे बेसिकली यहाँ से ये स्पेस में मतलब लॉन्च कर सकते हैं अपने व्हीकल्स, स्पेस में अपने रॉकेट्स को या फिर स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से भैया। एक तो सतीश धवन, ठीक है। दूसरा है आपका SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स। तीसरा है आपका यार थम्बा में, है ना, थम्बा। अच्छा जी, और क्या याद रखोगे यार, हाँ एक पॉइंट और, मैंने आपको ऊपर सोहा के बारे में बात की थी। आई हैव टॉक टू यू अबाउट सोहा। नहीं रहती यार, ये बड़ी प्रॉब्लम। एक, यहाँ लिखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सोहा एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप, देखो, तो ये जो सोहा है इसका फुल फॉर्म होता है सोलर, सोलर एंड, यार ये क्या बोलते हैं इसको, हीलियो करके कुछ है। ये पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा हीलियो, हीलियोस्फेरिक या हीलियोस्फेयर ऐसा है ना। सोलर एंड है हीलियोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी। तो ये है, ये जो ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली, ये आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ, ये दूसरा था एक्चुअली, सबसे पहले तो हम्म, बड़ी गड़बड़ है। सुहा से पहले गया था आपका इससे, ठीक है, आई आई एस डबल ई, है ना, इससे आईसी गया था, है ना, IC-3। ये सबसे पहले गया था L1, मतलब इसको ये एक आपका
मतलब अगर आप बोलें कि सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट L1 ऑर्बिट में कौन सा गया, तो भैया IC-3 गया था, याद रखना। ये था आपका नासा और ईसा, है ना, नासा और ईसा का जॉइंट वेंचर। ईसा क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और नासा का फुल फॉर्म तो आप ही कमेंट करके बताना मेरे को, है ना। फिर दूसरा जो गया वो सोहा था। सोहा को बोलते हैं सोलर एंड हीलियोस्फेयर ऑब्जर्वेट, यार सोहो होगा ना, ऑब्जर्वेटरी है सोहो। तो सोहो गया था आपका 1996 में, है ना। और ये भी नासा एंड ईसा का जॉइंट वेंचर था। फिर तीसरा जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये लैग्रेंज पॉइंट 2 पे गया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये कौन से ईयर में भेजा गया था, इसको 2022 में भेजा गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछ लिया जाते हैं चीज़ें, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं ईयर वाइज, तो याद रख लीजिएगा, जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो हम ये दो चार चीज़ें क्यों ही छोड़ें। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना, इतनी जो है मेहनत करने के बाद। अब ये बोल रहा है द सूट पेलोड ऑन आदित्य एल1 इज डिजाइन टू इमेज द सोलर डिस्क इन द नियर यूवी स्पेक्ट्रम टू स्टडी द टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सन्स फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। तो भाई मैंने सूट में क्या बताया, अभी देखो ये कह रहा है कि सूट का जो काम है ना, कहाँ जा रहा है यार ये। सूट का जो काम है वो भैया सन के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर को स्टडी करने का है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट दिए हैं ना, बस उनको याद रख लो। आपने ये बीच की पूरी कहानी पे ध्यान ही नहीं देना। आपने देखा भैया फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर, मैंने भैया फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर बताया है ये सूट में। देख लेते हैं फटाफट से। भाई मैंने सूट के बारे में क्या बोला, ये सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर को स्टडी करेगा। यहाँ पे नैरो एंड ब्रॉड आपकी टेलीस्कोपी की जाएगी, नैरो और ब्रॉड आपकी इमेजिंग की जाएगी। मैंने आपको ये तीन चार बातें बताई थी इसके बारे में। भैया आपने कहा सर यहाँ पे तो ये जो बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा है फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर आपने बोला नियर अल्ट्रा वायलेट वाली बात हुई, बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि भैया ये जो है ना इमेजिंग करेगा, ये भी मैंने आपको बताया। आपने कहा सर ठीक ही बात है, आपका जो पहला पॉइंट है बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। मैंने कहा ठीक है यार, दूसरा वाला भी देख लो। द सोलेक्स इंस्ट्रूमेंट इज अ हाई रिजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स एंड एक्टिव रीजन्स इन द सॉफ्ट एक्सरे वेवलेंथ। अच्छा जी, क्या मैंने सोलेक्स के बारे में यही बताया था कि ये सॉफ्ट एक्सरे वेवलेंथ है? भाई एसओ का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट ही है। तो सीधी सी बात है, हाँ भाई सॉफ्ट वेवलेंथ को यहाँ पे करेगा। और ये बेसिकली क्या करने वाला था, थर्मल जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उनको स्टडी कर लेता, है ना, उनको ही एक्सरे करता। तो ये वाला पॉइंट भी ठीक हो गया। मैंने बोला फटाफट से, हाँ जी बोथ 1 और 2 ऑप्शन सही हैं। अब आपको सोलर से रिलेटेड, आदित्य एल1 मिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अल्टीमेटली कर ही दोगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन यार ये तो, गड़बड़ हो गया आप लोगों के साथ में, पहला क्वेश्चन ही ऐसा भारी सा पड़ गया, तो कोई बात नहीं। चलिए सेकंड, अरे यार ये भी थोड़ा भारी है, ये अब मैं कल करा देता हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी। इसको अगले पे चलते हैं, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये मैं कराऊंगा कल। इसमें भी थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ेगा आपको, जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं वो तो अभी ऐसे हो गए होंगे, कावरा बावरा, है ना। चलिए, अभी ये पहला स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडवेक्शन। तो बेसिकली एडवेक्शन कन्वेक्शन के बारे में बात हो रही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि लू विंड इन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन। तो हमें ये अगेन थोड़ा सा डिटेल में देखनी होंगी चीज़ें कि भैया जो विंड सिस्टम है अपने इंडिया में वो किस तरीके से काम करती है। अब ये सेशन मैं आपको कल ही कराता हूँ। हम यहाँ पे अब करेंगे विंड्स इन इंडिया, ठीक है। विंड्स इन इंडिया वाला जो टॉपिक है कल निपटाते हैं। तो एक एक करके हम इस तरीके से ना, जितने भी टॉपिक्स हैं, एक दिन में 2 टॉपिक एक टॉपिक करके निपटाते जाएंगे। सो आपको जो भी क्लैरिटी है ना वो सारी की सारी आ जाएगी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। आपको कुछ चीज़ें लगती हैं, जो भी पॉइंटर्स लगते हैं वो बताइएगा। एंड बस अच्छा लगता है तो हम फिर ऐसे ही धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। एंड डू शेयर अबाउट इट, है ना। शेयर करिएगा, लाइक फलाना ढिमकाना करिएगा। एंड सबसे बड़ी बात, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। सिलेक्शन लीजिए और निकलिए यहाँ से। ओके, चलिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट होता नहीं है, तो मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड